पता तो होगा ही है। तो चलो आगे करते हैं इसी काम को जारी। तो क्या था? हम्म, तो देखो सभी लोग यहाँ पे जो भी मौजूद हैं, हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में क्या सीखा था हम लोगों ने? इट इट गेट्स अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो अट्रैक्टेड हो जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस दूर भागता है। और रीजन साफ है, साफ साफ हमको दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर था, इट वॉज वेरी क्लियर। जस्ट अ सेकेंड। गड़बड़ हो रही है। ठीक तो है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में यही थी चीज हम पढ़ रहे थे पैरामैग्नेटिक के बारे में। डाइपोल्स होते हैं इसमें पहले से ही, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, सीधा हो जाता है ये इस तरह से इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये साउथ आ जाता है, यहाँ पे नॉर्थ आ जाता है। और ये अट्रैक्टेड हो जाएगा डेफिनेटली, साउथ यहाँ पे है तो ये कहाँ से आ रही है फील्ड लाइंस? ये फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही है? नॉर्थ से आ रही हैं। तो ये अट्रैक्टेड हो जाता है। तो ये बात हम पूरी कर चुके हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं छूटा हुआ जो हमने नहीं किया। ठीक है। और paramagnetic substances get attracted towards the higher magnetic field. Now comes the turn of ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance. अब ये कैसे होते हैं इनको देखना है। तो देखा जाए इनको अगर, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कुछ ऐसे कॉलोनीज बनी होती हैं इस तरह से, कुछ पार्टीशन होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। और इसमें जो एटम्स होते हैं ना, इनके पास डायपोल मोमेंट होता है पहले से ही, और इन अ गिवन डायरेक्शन होता है। जैसे ये छोटी सी कॉलोनी है, ये कॉलोनी है, ये कॉलोनी है, तो दीज आर डिफरेंट कॉलोनीज इन अ पर्टिकुलर सिटी। और इसके अंदर सभी एटम्स का जो डायपोल मोमेंट होता है वो एक तरफ होता है। इसका अगर इधर है तो इधर ही होगा, ऊपर ही होगा इसका अगर है तो। इसका अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में होगा। लेफ्ट में होगा। और यहाँ पे अगर ऐसे है तो इट विल बी लाइक दिस ओनली। यानी कहने का मतलब ये है, एक कॉलोनी में एक तरफ देखते हैं सभी लोग। तो ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होंगे यहाँ पे, ये एक तरफ देख रहे हैं, एक तरफ देख रहे हैं, एक तरफ देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ बना लिया मैंने यहाँ पर, पूरा फिल करता हुआ। आई हैव कंप्लीटली फिल्ड दिस, ऐसा मान लो। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बस ड्यू टू एक्सचेंज कपलिंग। इसके बारे में हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, बस लिख लेंगे। ड्यू टू एक्सचेंज कपलिंग, एक्सचेंज कपलिंग इट हैपन्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं डोमेन्स। जो कॉलोनीज होती हैं इनको डोमेन कहा जाता है। डोमेन, डोमेन का मतलब होता है इलाका। तो दीज आर कॉल्ड डोमेन्स। और ये जो मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे, नो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, इस केस में नो मैग्नेटिक
फील्ड प्रेजेंट, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त मौजूद नहीं है। अब हमने क्या किया, अब हम लेकर के आएंगे मैग्नेटिक फील्ड। सब कुछ वैसा ही होगा डायग्राम, कुछ चेंज नहीं आएगा। बस अब मैग्नेटिक फील्ड आ गई है यहाँ पे। तो दिस इज बी एक्सटर्नल, और जब मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो व्हाट विल हैपन टू दीज डाइपोल्स, ये सारे के सारे डाइपोल्स सीधे हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे हो जाएंगे सब। हम जानते हैं इसके बारे में अच्छे से कि डाइपोल्स 0 डिग्री एंगल पे आ जाते हैं फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो लाइक दिस वी विल मेक इट। तो सब के सब ऐसे अलाइन हो गए। ठीक है, अच्छा तो ये वाली ये चीज क्या है, ये अगर डाइपोल है तो ये वाला कौन सा पोल होगा, ये वाला पोल साउथ, ये होगा साउथ, ये होगा साउथ, ये है साउथ, तो ये है नॉर्थ। ध्यान से समझ लीजिए, डाइपोल बनाया है मैंने, साउथ से नॉर्थ की तरफ अलाइन करता है वो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज टुवर्ड्स साउथ टू नॉर्थ फॉर बार मैग्नेट। तो ये साउथ, ये नॉर्थ, ऐसे ही सब में भर दो, आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, ठीक है। तो इसका भी क्या हाल होने वाला है, ये भी अट्रैक्टेड हो जाएगा, ये भी अट्रैक्टेड हो जाएगा पीछे की तरफ, क्योंकि यहाँ पीछे साउथ है इसके, ये साउथ है, और ये कहाँ से आ रही है फील्ड लाइंस, ये तो नॉर्थ से आ रही हैं। अगर नॉर्थ से आ रही हैं तो नॉर्थ साउथ को खींच लेगा अपनी तरफ, it will get attracted. तो ferromagnetic substances also get attracted towards external magnetic field. ठीक है, बट इसमें एक खास बात और भी है। खास बात क्या है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, इंड्यूस भी तो होगा इसमें, डेफिनेट सी बात है इंड्यूस भी होगा, बिकॉज इतने सारे डाइपोल जो है, तो बी इंड्यूस भी आएगा और बी एक्सटर्नल भी होगा, जो बाहर से है वो भी होगा। तो अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, बोलिए, इट इज बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस्ड, बी इंड्यूस्ड, ये हो गया। और जो ये बी इंड्यूस है ये वेरी वेरी लार्ज होता है, वेरी वेरी हाई, वेरी हाई, बहुत ज्यादा वैल्यू है इसकी बी इंड्यूस की। यानी कि जो बी इंड्यूस है ना, एक्सटर्नल वाले से भी बहुत ज्यादा है। मतलब जिसने इसको बर्थ दिया, इसकी वजह से ही तो आया है ये, और उसी ने इसको, उसी से ज्यादा निकल गया ये, उसी से ज्यादा है ये। तो बी इंड्यूस इज मोर देन बी एक्सटर्नल। बी एक्सटर्नल के वजह से ही ये इसका जन्म हुआ, और ये उसी से ज्यादा है। आश्चर्य वाली बात है, पर ऐसा है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा है, यानी कि इवन मोर देन दैट ऑफ पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो हम पढ़कर आए उससे भी ज्यादा है ये। तो मतलब इसका कोई मुकाबला नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अब रही बात प्रॉपर्टीज की इसकी, तो प्रॉपर्टीज में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आएगा, प्रॉपर्टीज में कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं आएगा। बस जो काम पैरामैग्नेटिक करता था ये काम सेम करेगा, लेकिन ज्यादा इंटेंसिटी से करेगा, ज्यादा पावर होगी इसकी, छोटा मोटा लेवल नहीं होगा इसका। तो यानी ये सारे काम अगर मैं पैरामैग्नेटिक के केस में कराऊं, जो यहाँ पे मैंने कराए हैं येलो वाले कलर से, ये वाला काम,
तो फेरोमैग्नेटिक के केस में जो पीक बनेगी वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, पीक बहुत ज़्यादा हाई होगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत कर्वेचर दिख रहा है आपको, ऐसे आ रखा है, थोड़ा बहुत मटेरियल यहाँ पे है। अगर फेरो हुआ तो एकदम नुकीला बन जाएगा यहाँ पे पहाड़, समझ में आ रही है बात ये। और ये जो लिक्विड है काफी ज्यादा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात। और सिंस ये वाली बात के बारे में बात कर लेते हैं, ऐसे इसका क्या होगा, यहाँ पे कितनी लाइंस है, कुछ लाइंस है, वहां पे और भी ज्यादा लाइंस आ जाएंगी। यानी जो काम पैरामैग्नेटिक में होता था वही काम फेरो में भी होगा। वो पावरफुल है। तो फेरोमैग्नेटिक इज अ पावरफुल वर्जन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, थोड़ा सा मॉडिफाइड वे है उसका। तो आई वुड से कि चलो अगर मैं एक बॉक्स बना लेता हूं यहां पर ऐसा लाइक दिस, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से बहुत सारी गुजार सकता हूं। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे यहां से फील्ड लाइंस को ले जाने में, तो बहुत ज्यादा निकल सकती हैं यहां से। अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। स्ट्रेंथ इज मोर, यहाँ पे बी ज्यादा है बाहर वाले से, काफी ज्यादा है बाहर वाले से। तो ये है बी एक्सटर्नल, ये है बी नेट इनसाइड। जहां पे ज्यादा होता है वहां स्पेसिंग कम होती है, लेस स्पेसिंग ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ। तो ये सब्सटेंस कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो दिस इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इट्स इजी, नॉट डिफिकल्ट थिंग फॉर यू, आप समझ गए इसको। ठीक है, बाकी ज्यादा कुछ इसमें है नहीं बताने को, बस एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट मी राइट सम एग्जांपल्स फॉर दिस, कि फेरो पैरा का और इनका एग्जांपल क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फॉर फेरो। तो फेरो के केस में हम एग्जांपल जो ले सकते हैं वो क्या क्या होगा। एग्जांपल अगर हम लें इसका, तो इट विल बी, कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं फेरोमैग्नेटिक, बताइए केमिस्ट्री वालों, आप बता सकते हो सब। तो एग्जांपल इज Fe, फेरिक ऑक्साइड, निकल, ऐसे होते हैं। ठीक है, और फेरिक ऑक्साइड भी होगा, एंड ऑल देयर एलॉयज। फेरिक ऑक्साइड का मतलब ये हो गया सारे एलॉयज इसमें आ जाएंगे, एक्सेट्रा। तो आयरन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। आयरन में भी दो टाइप के आयरन होते हैं, एक होता है सॉफ्ट आयरन, एक होता है स्टील हार्ड आयरन। ठीक है, आयरन में भी दो वैरायटी हैं। अब बात की जाए अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे हमारे पास। इट हैज एन ए, ये जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए आपको वही होगा, के, एम जी, एम एन, एस एन, एक्सेट्रा। सब जानते हैं आप, केमिस्ट्री में सब कुछ होता ही है ये। और अगर बात की जाए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसका एग्जांपल है, क्या हो सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज कॉपर ओवर हियर, Ag, Pb, एक्सेट्रा। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान होना चाहिए अगर याद रखना ही है तो। एग्जाम्पल हो गया। तो डायामैग्नेटिक जो सब्सटेंस हमने देख लिया, पैरा देख लिया, फेरो देख लिया। फेरो और पैरा तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो मेनली हमने सीखा क्या, डायामैग्नेटिक वाला दूर भागता है, पैरा वाला पास आता है, पैरामैग्नेटिक वाला पास में आता है।
तो ये चीजें हमने मेनली देखी यहाँ पे। तो क्या यूज है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का इन आवर डेली लाइफ? तो एप्लीकेशन देख लें हम, छोटा सा एप्लीकेशन मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो सपोज पहला इज मैग्नेटिक लेविटेशन। मैग्नेटिक लेविटेशन, लेविटेशन का मतलब उठना होता है। टू गेट रेज्ड, उठ जाना, इज लेविटेशन। किसकी हेल्प से? मैग्नेट की हेल्प से कोई चीज अगर उठ जाए तो वो लेविटेशन है। कैसे उठाया जाएगा? तो मान लीजिए कि यहाँ पे है हमारे पास एक बैटरी, पावरफुल बैटरी है, और यहाँ पे मैंने कॉइल बना ली सोलेनॉइड की। ऐसे ये जाएगा इसमें, लाइक दिस, ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे ये करंट जा रहा है, तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ऊपर का कौन सा पोल आ जाएगा? यहाँ पे कौन सा पोल की तरह बिहेव कर रहा है ये? देखने में क्या लग रहा है? यस, क्या लग रहा है देखने में? साउथ, साउथ पोल। ये है नॉर्थ। ठीक है, तो ये एक साउथ नॉर्थ बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ब्रिंग ए कॉइन, कॉपर कॉइन। तो ये कॉपर का कॉइन है। अगर कॉपर कॉइन है तो इसका मतलब ये कौन सा मटेरियल है? डायामैग्नेटिक मटेरियल है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल लेकर के आए हम, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं? फील्ड से दूर भागते हैं, पास आते हैं। साउथ से दूर भागेगा, साउथ के पास आएगा? दूर जाएगा। दूर जाएगा। ये तो रिपेल होते हैं, तो चाहे साउथ हो या नॉर्थ हो, उनको तो दूर भागना है। ये आपको मैं प्रूफ बता चुका हूं पहले ही। तो ये ऊपर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, ऊपर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, और नीचे लगेगा mg। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हुआ तो ये कॉइन हवा में उठ जाएगा, कॉइन हवा में उठ जाएगा। ठीक है, तो रिपेल्ड। तो इसी पे वर्क करती हैं मैग्नेटिक ट्रेन्स, जो चलती हैं ट्रेन्स हाई स्पीड से। जापान की जो भी ट्रेन्स हैं वो इसी टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं। तो जो टायर होते हैं उनके, जो उनके व्हील्स होते हैं ट्रेन के, वो हवा में उठ करके चलते हैं पटरियों से। पटरियों को छूते नहीं है, वो ऊपर हवा में उड़ के चलते हैं बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेना। तो उनको हवा में झुला करके रखते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है सिस्टम कि ये हवा में उड़े रहते हैं ऐसे। तो ट्रेन क्या चलती है? हवा में चलती है, छूती नहीं है पटरियों को, हवा में रहती है, तो वो ज्यादा स्पीड गेन कर पाती है। यानी कि अभी अपना फोकस आगे चलने में लगा सकती है। अगर ये ट्रेन है तो आगे चलेगी, फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं इसमें। अब तो जब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो आप फोर्स लगाएंगे ट्रेन में, तो एक्सेलरेट होगी ट्रेन, ट्रेन एक्सेलरेट होगी तो वेलोसिटी बढ़ती ही जाएगी और फिर बढ़ती जाएगी। तो यही है हाई स्पीड ट्रेन्स का फंडा। ठीक है, तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। तो ये एक यूज था इसका। तो ये हमने जो पढ़ लिया अब तक, तो ये छोटा छोटा हमने सारे सब्सटेंसेस के बारे में देख लिया। अब इनका मैथमेटिकल टच हम पढ़ेंगे कि मैथमेटिकली इन चीजों को कैसे समझा जाए। तो कमिंग टू नेक्स्ट पेज। चलिए अब पढ़ेंगे हम इनके मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स। मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स वी विल स्टडी नाउ। Mathematical aspects of magnetic material.
ठीक है जी, पढ़ा जाए अब इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म आता है इसमें, एंड दैट इज, तो एक डायग्राम बनाया जाए पहले यहाँ पर। ये क्या होते हैं, किसी मटेरियल के अंदर ये क्या बनाता हूं मैं, बोलो क्या होते हैं ये? मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट्स। मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं हर एक एटम के। तो एम ऑफ सब्सटेंस निकाल सकते हैं हम लोग? हाँ सर, निकाल सकते हैं एम ऑफ सब्सटेंस। यस सर। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस फॉर अस, इट इज समेशन ऑफ ऑल द एटम्स। अगर हमको बता दिया जाए ना ये, तो हम निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है जी। इसका वॉल्यूम क्या होगा पूरे मटेरियल का? वॉल्यूम, इट इज, लेट्स से इट इज V. Okay. So one important definition which arises over here is intensity of magnetization. Intensity of magnetization. तो नाम से क्या समझ में आ रहा है, इस बात पे गौर करते हैं। तो मारिए तुक्का, क्या लगता है आपको कि किस चीज की बात हो रही है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या फिर मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता क्या है? कि कितना ज़्यादा हम उस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ दे सकते हैं। कितना ज्यादा सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, पता कैसे चलता है हमको कि सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटाइज्ड हो गया या कम मैग्नेटाइज्ड हुआ है? किस फैक्टर पे ये बात डिपेंड करती है? मैग्नेटिक मोमेंट पे। मैग्नेटिक मोमेंट पे करेगी। जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा उतना ही ज्यादा बी इंड्यूस भी आएगा। कैसे पता चला सर बी इंड्यूस ज्यादा आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है? तो पढ़ा तो है हमने फॉर्मूला स्मॉल डाइपोल के केस में, अलोंग द एक्सिस लाइन म्यू नॉट अपॉन Yes, 4 sir. पाई m अपॉन ऑफ r क्यूब। तो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. From this small example we can say m is directly proportional to b, yani b depends on m. If m is more, b induced is more, b induced is more. So intensity of magnetization I vector, it is defined as, क्या है ये चीज? तो ये चीज है, देखिए यहाँ पे, it is m of substance. कोई चीज कितनी ज्यादा मैग्नेटाइज्ड हो गई है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उस सब्सटेंस का ये m कितना है, यानी कि टोटल कितना मैग्नेटिक मोमेंट आया है पर यूनिट वॉल्यूम। ये बात भी जरूरी है, पर यूनिट वॉल्यूम बात जरूरी क्यों है? व्हाई वी नीड पर यूनिट वॉल्यूम? तो ये बात जरूरी है पर यूनिट वॉल्यूम की, या v लिख देता हूं सिंपल में। ठीक है, तो m ऑफ सब्सटेंस अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंस का मतलब क्या है कि कितना ज्यादा भरा हुआ है एक छोटी सी जगह में। तो इंटेंस का मतलब क्या है? डेंसिटी की तरह है ये। इंटेंसिटी इज लाइक डेंसिटी ओनली। किस चीज की डेंसिटी? m की डेंसिटी। तो क्या कह सकता हूं मैं अपनी भाषा में, आम भाषा में क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? अगर एकदम हमारा बस चलता तो हम इस नाम को क्या कहते हैं? हम कहते डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। यही तो हुआ, बोलो डेंसिटी क्या होता है? समथिंग अपॉन वॉल्यूम। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है? एक तरह से डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसको आप लिखने की जरूरत नहीं है इस चीज को, ये तो मैंने खुद से ही नाम दिया है। ठीक है, सेल्फ नेम है ये, ये मैंने खुद से नाम दिया है, ऐसा टर्म आपको मिलेगा नहीं, बस ये समझाने के लिए मैंने एक सेल्फ नेम दे दिया है। तो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि कितना इंटेंसिवली भरा हुआ है। तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा मतलब उतना ज्यादा भरा होगा पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे।
फाइन। तो जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा क्या होगा बताइए, क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट से। बी इंड्यूस ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। मैग्नेटिक जितना मोमेंट से। नहीं, वो तो है ही, जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा बी इंड्यूस। मानते हो कि नहीं? इसकी अगर मैं बात करूं, ये भी तो बात सच है कि नहीं? यस सर। जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा बी इंड्यूस भी होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा एम होगा, जितना ज्यादा एम होगा उतना ज्यादा बी इंड्यूस होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। बिकॉज मैं लिख देता हूं, क्योंकि बी इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। सब डिपेंडेंट है, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ रिलेशन तो होना चाहिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन तो होना चाहिए, है ना। एक बार को मन करता है हम लोगों का कि सर इस इंटेंसिटी से क्या हम बी इंड्यूस डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा है तो बी इंड्यूस ज्यादा है, यानी कहीं ना कुछ इनमें रिलेशन बनने की संभावना लग रही है। बस ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाए तो काम बन जाएगा। तो यस, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन देम। वो क्या है रिलेशन, तो नोट में हम इसको लिखेंगे बी इंड्यूस। तो ये ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। तो ये है रिलेशन, समझ लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बी इंड्यूस अगर आप कभी निकालना चाहें और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दे रखा है तो आप सिर्फ म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दें इन ऑल द केसेस। हमेशा यही करना है आपको, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है ये। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और बात की जाए तो एक टर्म तो हमने सीख लिया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नाम से ही फॉर्मूले को याद रखने की कोशिश करिएगा, नाम से ही, क्योंकि नाम जो दूसरे आने वाले हैं वो भी कुछ कुछ एक जैसे लगते हैं। तो नेक्स्ट टर्म इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी किस चीज के बारे में ये बात कर रहा होगा, क्या लगता है आपको, किस चीज के बारे में कह रहा है हमको? कि मैग्नेट की फील्ड कितनी दूर तक जा सकती है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का क्या मतलब है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड का क्या मतलब है? जिस फील्ड ने मैग्नेट को मैग्नेटाइज किया, जिस फील्ड ने मैग्नेट को मैग्नेटाइज किया वो होती है मैग्नेटाइज फील्ड। यानी कि बी इंड्यूस किसने बनाया? कैसे आ गया? अपने आप आ गया क्या बी इंड्यूस? अपने आप तो नहीं आया, किसने बनाया उसको? कौन था जिसकी वजह से बी इंड्यूस आ पाया? वो था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब जिसकी बदौलत बी इंड्यूस आ पाया। किसकी बदौलत आ पाया? भार वाली जो फील्ड थी यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसकी बदौलत ये आ पाया। तो क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए? जस्ट अ सेकेंड। तो क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, क्या है समझते हैं इसको हम लोग ढंग से थोड़ा सा, कि कौन है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एक बार को समझ में आ गया कि ये कौन, क्या लग रहा है हमको? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका सिंबल होता है H। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इसका सिंबल है H, ठीक है।
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये हमको बताता है। सो देखा जाए अगर, तो सपोज मैंने एक बनाया बॉक्स और इस बॉक्स में मैंने भर दिया रंग। So this is a box filled with this color। इसका क्या मीनिंग है कलर से भर रहा हूं अगर मैं, तो इसका मतलब है कि मैंने कुछ मटेरियल रखा हुआ है। ये मटेरियल है, दिस इज सम काइंड ऑफ मटेरियल। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये मटेरियल हमने इसमें फिल कर दिया है। अब मैं इस पे लगाता हूं सोलेनॉइड की कॉइल्स, लपेट देता हूं इस पे। सोलेनॉइड्स की कॉइल मैंने इस पे वाउंड कर दी। ये पूरे से लपेट दिया मैंने कॉइल से इसको। और इसमें जो करंट जा रही है इस कंडीशन में, एंड दैट इज आई करंट। ये जो सेंटर में हमने बनाया है, इट इज मैग्नेटिक मटेरियल। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है इसकी? परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू म्यू आर। तो इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी है? म्यू आर है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा बताओ? क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन इनसाइड द सोलेनॉइड? इट इज म्यू नॉट एन आई। ये होता है एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। पर ये तो सर जब होता है जब एयर होती है या वैक्यूम होता है, पर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो चुकी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी अंदर होगी ज्यादा। अंदर क्या होगी? ज्यादा होगी। किस केसेस में होगी ज्यादा? पैरा और फेरो के केस में। जानते हैं इस बात को कि अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड अगर कुछ है तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में अंदर और भी ज्यादा होती है, और भी ज्यादा निकल कर आती है वो चीज। तो अगर हम किसी चीज को ज्यादा दिखाना चाह रहे हैं तो कैसे दिखाएंगे? फॉर्मूला में एक कांस्टेंट और जो कि है रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं म्यू आर से। तो क्या हो गया? बी नेट आ गया, बी नेट इनसाइड। तो ये है बी नेट इनसाइड। म्यू नॉट इंटू म्यू आर कर दिया तो मेरे को ये मिल गया। अच्छा, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो व्हाट इज दिस थिंग? ये क्या चीज है? अगर मैं मार्क करूं यहाँ पे तो इसको अगर देखा जाए तो व्हाट इज दिस थिंग? ये क्या है? एन इंटू आई। क्या ये चीज इस बात पे डिपेंड है? इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि अंदर मीडियम क्या रखा हुआ है। ये एन आई जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। करंट पे डिपेंड कर रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स पे। ऐसा कुछ हमारे पास यहां पर आ गया है। मैग्नेटिक जो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये किसकी वजह से आई है? जो अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड आई है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? फील्ड। तो क्या अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ पाता? अंदर नहीं आ पाता। अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ ही नहीं पाता। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, दैट इज एन आई, यानी कि बदौलत ही आप पाया है। ठीक है, तो
एन भी इंक्लूड होता है उसमें और आई भी इंक्लूड होता है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एच, और यही है वो एच। तो ये जो पार्ट है अपार्ट फ्रॉम द मीडियम, इट इज द ओनली वन विच इज प्ले, दिस इज द ओनली वन विच इज प्लेइंग रोल। उसके इससे मल्टीप्लाई करो म्यू आर से, म्यू नॉट से, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है उस जगह पर। तो ये है मेन चीज जिसकी वजह से हम बी नेट निकाल पाते हैं। और व्हाट इज दिस कंप्लीट थिंग, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं म्यू। तो म्यू क्या है, इट इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, म्यू नॉट तो आप जानते हैं, म्यू आर भी आप जानते हैं, तो दिस कंप्लीट इज कॉल्ड म्यू, दिस कंप्लीट इज कॉल्ड म्यू। ओके, तो B बराबर क्या आता है, इट इज म्यू इंटू एच, ये होता है। अगर किसी भी जगह पर आपको B लिखना है और H दिया हुआ है, तो जहां पे भी आपको लिखना है वहां का म्यू मल्टीप्लाई कर दो H में, और वहां का आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। यानी कि क्या कह सकता हूं मैं, मल्टीप्लाई म्यू ऑफ मीडियम with H, get medium in that H, it is independent of, it is independent of medium, it is independent of medium। ये इन मीडियम के इंडिपेंडेंट है, ये करंट पे डिपेंड कर रहा है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। पर अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं मीडियम की प्रॉपर्टी को, तो आपको उस मीडियम का नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। तो ये तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। व्हाई आर वी कॉलिंग इट इज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बिकॉज इसी की वजह से ही सारे काम हो पा रहे हैं, यही है सबसे इंपॉर्टेंट, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और रिलेशन क्या है इसका, बी के साथ ये रिलेशन है, बी नेट का जो रिलेशन है दैट आई एम शोइंग ओवर हियर। तो ये बी नेट म्यू इंटू एच, क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। है म्यू इंटू एच को याद कर, जिस भी मीडियम में निकालना है। अगर एयर में निकालना है तो म्यू नॉट कर देंगे, अगर मीडियम में निकालना है तो म्यू कर देंगे, वेयर म्यू इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर। आई होप यू रिमेंबर दिस रिलेशन, आप जानते हैं इसको, ये होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये रिलेशन बिल्कुल सेम रिलेशन है ये, क्योंकि यहाँ जो मैंने कहा यही बात है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इज म्यू। तो लाइक दिस वी कैन डू। Next term is magnetic susceptibility. It is magnetic susceptibility denoted by this symbol. इस सिंबल को क्या कहते हैं आप, ये मोल फ्रैक्शन वाला जो सिंबल है इसको हम कहते हैं काई। ये काई इज द नेम ऑफ दिस सिंबल, मोल फ्रैक्शन वाला जो सिंबल रहता है तो ये है काई। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्या समझ में आ रहा है इस नाम से, क्या होगा ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्या होनी चाहिए चीज, क्या मतलब है ससेप्टिबल। तो ससेप्टिबल का मतलब है प्रोन, कितना आसान है उसको मैग्नेट बना पाना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, how easy it is to magnetize a material, that is
magnetic susceptibility. So let's write down the formal definition of it. Physically, it represents the ease with which a magnetic material can be magnetized. कितनी आसानी से कोई चीज मैग्नेट बनाई जा सकती है, उस बात की ये बात करता है. तो फॉर्मूला इसका क्या आ जाता है? इट इज I upon H. I upon H. This is chi. I upon H. ठीक है जी. यही फॉर्मूला क्यों है? बिकॉज देखो, अगर इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी, इसको कांस्टेंट मान लीजिए. इसको कांस्टेंट मानने का मतलब एक बार को हम कह सकते हैं कि सोलेनॉइड के केस में आई को क्या मान लो? कांस्टेंट मान लो. अगर आप आई को कांस्टेंट मान लेंगे तो एच क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. तो अगर आपने करंट कांस्टेंट मानी पर आई ज्यादा है, अगर आई ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है. सो इफ यू हैव टू मटेरियल्स, आपके पास दो मटेरियल हैं, ठीक है, दोनों में सेम करंट भेजा मैंने, सेम करंट भेजा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी सेम है, तो इसका मतलब एच दोनों मटेरियल में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. ठीक है. नाउ एक मटेरियल का मेरे को आई ज्यादा दिखता है और दूसरे मटेरियल का मेरे को आई कम दिखता है, तो मैं क्या कहूंगा? विच वन इज मोर ससेप्टेबल? ससेप्टेबल का मतलब ये कहते हैं ना, जिसका आई ज्यादा होगा वो ज्यादा ससेप्टेबल है, यानी कि वो सेंसिटिव है ज्यादा. ससेप्टेबल का मतलब सेंसिटिव, ससेप्टेबल टू डिजीजेज, ससेप्टेबल टू वायरसेस. मतलब जैसे ही मौसम बदलता है बीमार हो जाता है कोई भी जल्दी से, तो उसको क्या कहते हैं? ससेप्टेबल टू वेदर चेंजेस. तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ बात हो रही है. तो जैसे ही बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाई जाती है, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाने का मतलब मौसम को बदलना जैसा हो गया, तो ज्यादा आई शो कर रहा है. एक में ज्यादा आई शो कर रहा है, एक में कम आई शो कर रहा है. इसका मतलब क्या है? कि उसके जो डाइपोल्स हैं वो जल्दी से अलाइन हो जाते हैं, फटाफट से ज्यादा अमाउंट में अलाइन हो जाते हैं. तो जिसका आई ज्यादा हुआ सेम करंट के लिए, हम क्या कहेंगे? वो ज्यादा सेंसिटिव हुआ, ज्यादा ससेप्टेबल हुआ, मतलब ओबीडियंट हुआ, ओबीडियंट हो गया. ये तो ज्यादा ओबीडियंट है, वो ज्यादा ससेप्टेबल है, फटाफट से उसका आई बढ़ जाता है. तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है. तो एक बात और की जाए, आई का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होता है? आई का डायरेक्शन एम के डायरेक्शन में होता है. तो एक चीज और रफ में लिखता हूं यहां पे मैं, डायरेक्शन ऑफ आई वेक्टर किसके पैरेलल होता है? एम वेक्टर के. एम वेक्टर की तो पैरेलल होता है, ऑब्वियस सी बात है. एम वेक्टर के पैरेलल है बिकॉज आई इज इक्वल टू एम अपॉन वी. ठीक है. और एच किसके पैरेलल होता है? डायरेक्शन ऑफ एच बताइए, बोलो. आई के पैरेलल होगा सर. एच, एच क्या होता है? बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है. ये एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल होगा, एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल होगा. यस सर, बी. ठीक है. बिकॉज डायमैग्नेटिक के केस में बी एक्सटर्नल अपोजिट होता है एम के. बी एक्सटर्नल अपोजिट होता है एम के. ध्यान करो डायग्राम, डायमैग्नेटिक वाला उल्टा देख रहा होता है, वो उसी की तरफ फेस कर रहा होता है, तभी तो रिपल्शन होती है. तो हम क्या कहेंगे आई के बारे में, इस काई के बारे में? For diamagnetic substance, so let me write over here, for diamagnetic substance
काई की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी नेगेटिव? नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल, नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल। लेट्स टॉक अबाउट दिस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता था? ये होता था बी एक्सटर्नल, ऐसे आता था जी बी एक्सटर्नल। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कुछ ऐसे होते थे और इनका साउथ नॉर्थ इधर फेस करता था, ऐसे ही तो होता था, या नॉर्थ होता था या साउथ, क्योंकि ये नॉर्थ से आ रहा है तो ये नॉर्थ नॉर्थ की कर लेता, जैसे कि रिपेल होते थे। तो बोलो यहाँ पे आई किस तरफ है? आई इस तरफ है और एच किधर है? एच इधर है। तो अपोजिट हुए कि नहीं हुए दोनों वेक्टर? अपोजिट हो गए दोनों वेक्टर। अगर अपोजिट है तो इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा काई का। अपोजिट है तो नेगेटिव आएगा। अच्छा ठीक है। आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या होती है? एम अपॉन वी। और डायमैग्नेटिक के केस में एम क्या होता है? बहुत कम होता है। डायमैग्नेटिक के केस में एम की जो वैल्यू आती है निकल के ओवरऑल, वो बहुत कम होती है, बिकॉज डायमैग्नेटिक जो फेनोमेना है वो बहुत वीक फेनोमेना है, कमजोर फेनोमेना है। तो इट इज नेगेटिव एंड वेरी वेरी स्मॉल। एच तो वही है, एच तो हम फेरो में भी वही देते थे, पैरा में भी वही देते थे और डाया में भी वही देते थे। पर ये जो चीज निकल कर आती है डाया में, एक तो अपोजिट आती है और एक बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से काई का जो वैल्यू होता है वो बहुत छोटा होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ा जाए। और फॉर पैरा क्या कहना है आपका पैरा को लेकर के? फॉर पैरा मैग्नेटिक काई का वैल्यू क्या आएगा? बोलो। पॉजिटिव सर, और सेम डायरेक्शन में होगा। हाँ सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये है अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इट इज अपोजिट डायरेक्शन। तो ये होगा पॉजिटिव एंड लार्ज, ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज बी इंड्यूस ज्यादा होता है। बी इंड्यूस ज्यादा होता है, तो बी इंड्यूस ज्यादा क्यों आया? बिकॉज आई ज्यादा रहा होगा तभी आया है। बिकॉज बी इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट इंटू आई होता है। अगर बी ज्यादा मिल रहा है आपको इंड्यूस वाला, तो इसका मतलब आई भी ज्यादा होगा, और आई अगर ज्यादा है तो आई का वैल्यू ज्यादा आएगा, और पॉजिटिव तो रहेगा क्योंकि सेम फेसिंग होती है, सेम फेस कर रहे होते हैं आई और एच। फॉर फेरो के बारे में बताइए। फॉर फेरो मैग्नेटिक क्या होगा? बोलो। पॉजिटिव एंड स्मॉल। होगा। पॉजिटिव एंड वेरी वेरी लार्ज। हाँ वेरी वेरी लार्ज। तो ये बहुत ही ज्यादा लार्ज होगा। आवाज नहीं आ रही? कोई बोल तो कोशिश कर रहा है, कोई आवाज नहीं आ पा रही है। कौन है जो हकला रहा है इतना? साफ साफ बोलो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट काई यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ध्यान रखेंगे इस चीज को हम लोग ढंग से, कभी भूलेंगे नहीं। अच्छा चलिए थोड़ा सा और डेरिवेशन कर लिया जाए। सर एक मिनट, डायमैग्नेटिक की डायरेक्शन रिपीट कर दीजिए। अच्छा जी, क्या दिक्कत आई धनंजय? डायरेक्शन ये इधर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो एच भी इधर ही तो होगा। बोलो एच किधर होगा? इधर ही तो होगा। हाँ सर। क्यों होगा भाई? फॉर्मूला है हमारे पास, B बराबर क्या होता है? म्यू इंटू एच नहीं होता है? कहीं का भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो आपको, कहीं का भी, तो B इंटू एच होता है। हाँ तो भाई जहां B होगा वहीं एच होगा, तो बात सही भी है। हाँ हाँ। ठीक है, ओके। तो जो एच का डायरेक्शन आएगा वो इधर ही आएगा, क्योंकि बी एक्सटर्नल भी इधर ही है, और बी का और एच का रिलेशन होता है। हाँ, साफ सी बात है कि डायरेक्शन तो सेम आ गया। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन क्या होगा? इंटेंसिटी किससे बनता है? इंटेंसिटी बनता है, दो फॉर्मूला इंटेंसिटी को देखने के, एक तो m अपॉन v से बनता है, तो m वाले से देख लेते हैं। तो m का डायरेक्शन किधर है? साउथ से नॉर्थ है ना,
हाँ तो अपोजिट उल्टा हो हुआ गया। कि नहीं हुआ? इसके तो अपोजिट हाँ। हो गया ना। तो यानी कि हाँ। इधर है आई, इधर है एच, तो यानी कि एंटी पैरेलल वेक्टर है तो नेगेटिव तो आएगा। अगर हाँ। एक आई कैप है तो दूसरा माइनस आई कैप है, इसलिए एक आई का वैल्यू नेगेटिव होता है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ आई अपॉन एच। ओके सर, थैंक अगला एक्सप्रेशन देखते हैं। सो लेट्स ड्राइव वन मोर रिलेशन। So relation between just a second, एक सेकेंड मुझे 15 सेकेंड्स दीजिए। यस, तो रिलेशन बिटवीन देखते हैं हम लोग। रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो बी नेट क्या होता है इनसाइड एनी मटेरियल? बी नेट, इट इज बी इंड्यूस्ड प्लस बी एक्सटर्नल यही तो होगा इनसाइड एनी मटेरियल। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। अच्छा, इसको मैं उल्टा करके लिखता हूं, इसको इधर लिखता हूं, इसको इधर लिखता हूं। तो बी एक्सटर्नल मैं लिखूंगा इधर, तो बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस्ड। ठीक है, ये फॉर्म है। तो जो बी इंड्यूस होता है डायमैग्नेटिक के केस में क्या होता है? अपोजिट होता है ना, नेगेटिव आता है ना। बी एक्सटर्नल माइनस बी इंड्यूस करते हैं। पैरा में क्या करते हैं? बी एक्सटर्नल प्लस बी करते थे, प्लस करते थे पैरा में, और फेरो में। डाया में क्या करते थे? माइनस करते थे, याद होगा, है ना। पर यहाँ पे मैंने वेक्टर साइन लगाया हुआ है, यानी कि जब आप वेक्टर को लिखेंगे तो आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस बी इंड्यूस्ड आई कैप। ठीक है, तो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ बी नेट इनसाइड एनी मटेरियल। बी नेट इनसाइड एनी मटेरियल का ये फॉर्मूला है। तो बी एक्सटर्नल, बी एक्सटर्नल को क्या लिख सकता हूं मैं? या पहले बताइए बी इंड्यूस को क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी इंड्यूस कोई फॉर्मूला पढ़ा है आपने बी इंड्यूस का? क्या है बी इंड्यूस निकालने का तरीका? म्यू नॉट आई। वेरी गुड, तो ये है म्यू नॉट आई। अच्छा, बी निकालने का तरीका, बी निकालने का तरीका तो इंड्यूस वाला है ये। बी निकालने का तरीका क्या है? ओवरऑल नेट, ये बी निकालने का क्या तरीका होता है? ये एक्सटर्नल भार वाला। तो अगर भार है तो इसका मतलब क्या है? एयर में है। भार है तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं एयर में है वो। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? म्यू नॉट इंटू, बोलिए क्या होगा? म्यू नॉट इनटू एच। एच हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है? एच सर। ये हाँ एच, तो ये है बी नेट इनसाइड द मटेरियल। ये था एयर में, तो ये कहाँ था? ये एयर में था। ये कहाँ पे है? ये मीडियम में है। तो मीडियम में है तो क्या लिखूंगा मैं? फिर से बी बताओ, बी नेट क्या हो जाएगा मीडियम में? इट इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। ये हो जाएगा, ये हो गया।
अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो यहाँ से मैं एक चीज तो कट कर ही सकता हूँ कि चलो म्यू नॉट को तो हटा ही दो यहाँ से सब जगह से, तो ये हट गया है यहाँ से। और इस हिसाब से हमारे पास म्यू आर की जो वैल्यू आएगी इट इज 1 प्लस आई अपॉन एच, ये आ जाएगी ना। म्यू आर का वैल्यू ये यही आ जाएगा, एच को नीचे भेज दिया मैंने, ऐसा लिख दिया। तो म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस व्हाट इज दिस थिंग, आई बाई एच क्या है, काई। ये है काई, तो ये है काई। तो ये है हमारा परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन। ठीक है, तो फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा म्यू आर का वैल्यू फॉर डायामैग्नेटिक, 1 minus फॉर डायमेटिक सब्सटेंस म्यू आर क्या कहेंगे, इट विल बी लेस देन 1 होगा। लेस देन 1। हाँ, लेस देन 1 एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा ये पॉजिटिव। क्यों भाई, ऐसा कैसे कहा आपने, बताओ। क्योंकि से काई बहुत छोटा होता है डायमैग्नेटिक। काई काई बहुत negative छोटा है और होता है और negative। नेगेटिव होता है, छोटा होता है और नेगेटिव होता है। तो मतलब 1 को ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, 1 में तो थोड़ा सा ही कम करेगा, तो वैल्यू विल बी लेस देन 1 एंड पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होगी और लेस देन 1 होगी। ठीक है, सो ये चीज है यहाँ पे, लेस देन 1 एंड पॉजिटिव, लिटिल लेस देन 1, लिटिल लेस देन 1 एंड पॉजिटिव। तो ये है डाया के लिए। फॉर पैरा क्या होगा, ग्रेटर देन greater than 1, 1 and positive। पॉजिटिव तो है ही वो, ठीक है। एंड फॉर फेरो, फॉर फेरो मैग्नेटिक इसका क्या कहेंगे, ये हो गया। तो ये है लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, बिकॉज काई का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारे पास, हमने देख ली। म्यू आर निकालना हमने सीख लिया। तो इस पे सवाल कभी भी आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, हमेशा तैयार रहिएगा, कुछ भी पूछ सकता है वो इनसे रिलेटेड। आगे बढ़ा जाए और तो ध्यान रखें, वो पूछ सकता है काई का वैल्यू नेगेटिव किसके लिए होता है, ज्यादा किसके लिए होता है, कम किसके लिए होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इन सब चीजों के लिए यू शुड ऑलवेज बी रेडी। अब हम बात करेंगे अगले एक और फंडा, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। इस पे लिखता हूं, अभी कैसा लिखता है देखें। Curie's law. So I will write over here Curie's law. क्या है क्यूरीज लॉ, हम एक बात तो जानते ही हैं कि अगर h बढ़ेगा, अगर h बढ़ेगा तो क्या चीज बढ़ेगी, किस चीज को हम और बढ़ा सकते हैं। as h increases, as h increases what will happen, the dipoles of material will experience torque
will experience torque and get aligned and gets aligned aligned in the direction of external magnetic field ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा H होगा उतना ज्यादा क्या मिल सकता है आपको। मान लो H बहुत कमजोर था, अगर H कमजोर होगा तो क्या वो सीधा कर पाएगा डायपोल को सीधा करना है तो ज्यादा H लेकर के आइए, तो हम कह सकते हैं दैट इज I किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, H के। ये बात सही है कि नहीं, आपको क्या लगता है, इस बात पे कोई शंका है? H बढ़ेगा तो I नहीं बढ़ेगा क्या? जब H 0 हो जाएगा तो I कुछ भी नहीं आएगा, पता है आपको? अगर H 0 हो जाएगा तो I कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि डायपोल्स को क्या पड़ी है सीधा होने की। I का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट आना। मैग्नेटिक मोमेंट कब आता है, जब बाहर से एक्सटर्नल फील्ड आता है, ठीक है, तो बाहर से जब एक्सटर्नल फील्ड आता तब होता है। तो H अगर बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, तो यानी कुछ ना कुछ रिलेशन इनके बीच में होनी चाहिए। ऑल्सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अब आपका मन किया टेम्परेचर बढ़ाने का। नाउ ऑल्सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज I का क्या होगा बताओ। लेट्स टॉक अबाउट I। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम लोग, और I का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो व्हाट विल हैपन, वो वाइब्रेट करेंगे, मैग्नेटिक वाइब्रेट करेंगे, वो डायपोल्स कड़कड़ाने लगेंगे, एकदम हिलेंगे, एकदम वाइब्रेट होंगे, तेज वाइब्रेट होंगे, तो उसका मतलब क्या होगा, वो सीधा नहीं देख पाएंगे। वाइब्रेट हो रहे हैं ना, वो सीधा देख ही नहीं पाएंगे, एक उधर देख रहा है, एक उधर देख रहा है, तो उसका मतलब M क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं। yes, टेम्परेचर इंक्रीजेस, वाइब्रेशंस causes M to decrease, therefore I also decreases। ये बात भी सही है, बिल्कुल सही बात चल रही है एकदम, कोई शंका वाली बात नहीं है। यानी I is inversely proportional to टेम्परेचर कह सकता हूं मैं, अगर जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम I होगा। बात सही है बिल्कुल, है ना, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक। अच्छा, इन दोनों को साथ में अगर मिला दूं मैं तो क्या कहूंगा, तो आई कैन से बाय कंबाइनिंग दिस टू, इन दोनों को कंबाइन कर लो, तो आई कैन से I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H अपॉन ये T हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देता हूं, तो मैं लिखूंगा C H अपॉन T, ये लिख सकता हूं, where C is called क्यूरीज कांस्टेंट। ये क्यूरी ने सोचा था सारा काम, इसलिए अपना नाम लगवा लिया उसने कि इसको मेरे नाम से दुनिया में फैला दो, क्यूरीज टेम्परेचर, क्यूरीज कांस्टेंट, इट इज क्यूरीज कांस्टेंट, ठीक है जी, क्यूरीज कांस्टेंट आ गया हमारे पास। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इस पे भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है, H क्या है, इस पे भी ये डिपेंड करता है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, I अपॉन H बराबर C अपॉन T, तो क्या हो जाएगा ये, व्हाट इज दिस थिंग नाउ, ये क्या है, ये तो है काई, ये तो काई जी है, तो ये हो गया C अपॉन T। तो काई ससेप्टिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, ससेप्टिबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ठीक है, तो टेम्परेचर इनवर्सली रिलेशन में है ससेप्टिबिलिटी, ध्यान रखना है हमको। तो क्यूरीज लॉ किसके लिए वैलिड है वैसे, बेसिकली इट इज वैलिड फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये किसके लिए बात कर रहा हूँ सारी की सारी में, वैलिड फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्यूरीज लॉ वैलिड फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस।
इसके लिए वैलिड है ये, ठीक है जी, पैरा के लिए है। अच्छा, तो इसका ग्राफ अगर बनाए तो कैसा बनेगा? ग्राफ के बारे में अंदाजा तो है ही हमको, कैसा है ग्राफ? काई वर्सेस टी का। इट विल बी हाइपरबोला, ऐसा ग्राफ होगा। इनवर्स रिलेशन है, इसीलिए ये ऐसा ग्राफ होगा। किसके लिए ग्राफ ये? फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गई हमारे पास। इसको कहते हैं क्यूरीज लॉ, इसको कहते हैं क्यूरीज लॉ। यही एक्सप्रेशन को क्यूरीज लॉ कहा गया है। क्यूरीज लॉ, तो ध्यान रखें इस क्यूरीज लॉ को कैसे डिराइव किया हमने इसको, ठीक है। इन टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ससेप्टिबिलिटी कम होती जाती है, कम होते होते बहुत कम होती है, और मतलब रिड्यूस होती जाएगी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। देखा जाए फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये कैसे बिहेव करते हैं, इनके बारे में भी जानना थोड़ा जरूरी है। हाउ डू दीज सब्सटेंस बिहेव फॉर, नाउ एक है हमारे पास क्यूरी वेस लॉ, वीस लॉ। ये साइंटिस्ट है दोनों, क्यूरी भी साइंटिस्ट, ये भी साइंटिस्ट। तो इन्होंने कहा, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो एक हायर वर्जन है किसका? पैरामैग्नेटिक का, ठीक है। तो यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को भी हम पैरामैग्नेटिक बना सकते हैं। सो द टेम्परेचर देखो क्या कहेंगे हम, ऐसा कहेंगे, एज वी हीट ferromagnetic substance, then at particular temperature called critical temperature, TC. As we heat ferromagnetic substance, then at particular temperature, called critical temperature, it converts to paramagnetic substance. In behavior. तो इसका मतलब अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को गर्म करते जाओ तो एक समय ऐसा आएगा कि उस टेम्परेचर के बाद वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं हम, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद वो कैसा बिहेव करेगा? आफ्टर टीसी इट बिहेव्स एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी ग्राफ अगर मैं बनाऊं या इसका मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा? C अपॉन क्या आना चाहिए बताइए? क्यूरी के हिसाब से क्या लिखूं मैं? क्यूरी का लॉ तो किसके लिए वैलिड है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वैलिड है।
पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कब बन जाता है पैरामैग्नेटिक? आफ्टर इट हैज अटेन्ड टीसी टेम्परेचर। टीसी। तो यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर में क्या लिखना चाहिए काई के बारे में, क्योंकि अब तो पैरा बन चुका है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? काई इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा यहाँ पे, सोचिए क्या होगा, इट इज टी माइनस टीसी, टी माइनस टीसी लिखूंगा, क्योंकि इसके बाद ही तो देखो अगर टी बराबर टीसी है तब तो ये जस्ट बनने वाला है, तो इसके बाद जो भी टेम्परेचर आएगा, अब जो भी मैं बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? टी इज ग्रेटर देन टीसी। आई हैव टू राइट दिस थिंग, ये लिखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर कि इससे ज्यादा है। अब ये बिहेव कर रहा है पैरामैग्नेटिक की तरह। अब इसकी जो हमने क्यूरीज लॉ लगाया है, अब लगाया, क्यों लगाया? अब क्योंकि टीसी को पार कर गया, टीसी को पार करने के बाद ही तो पैरा बनेगा, इसीलिए यहाँ पे हम ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसका ग्राफ जो आता है ऐसा आएगा ग्राफ इसका। तो दिस इज काई, दिस इज टेम्परेचर। सो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये रहा टीसी टेम्परेचर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ से पहले तो क्या था? फेरो था, इसके बाद पैरा हुआ, उसको ऐसा बना लिया है कि इसके बाद हो जाएगा ये ऐसे, इसके बाद बिहेवियर बिल्कुल पैरा ऐसा है। तो यहाँ तक तो क्या है? फेरो, यहाँ के बाद है ये पैरा। तो इसको कहते हैं क्यूरीज वीस लॉ। सिंपल सा है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, आसान सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। Now next is hysteresis curve, magnetic hysteresis curve. Magnetic hysteresis curve. वो क्या है देखा जाए। तो यहां पे मैंने बनाया आई, किसके लिए ड्रॉ करते हैं कर्व? ड्रॉन फॉर, ये ड्रॉ किया जाता है फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनके लिए ड्रॉ किया जाता है ये। और यहां पे होता है H। ठीक है, तो इट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और कौन सा सब्सटेंस है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अच्छा, जब H जी होगा तो ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आई H और I में रिलेशन देखेंगे हम लोग। तो जब H 0 होगा तो I क्या होगा आपके हिसाब से, बताइए? जब H 0 होगा तो 0 होगा, I भी 0 होगा। यस, I 0 होगा, क्योंकि जब H ही नहीं तो फिर I भी नहीं आएगा, क्योंकि H के हिसाब से ही तो I आ रहा था। अच्छा ठीक है, तो मान लो आपने H को बढ़ाना शुरू किया तो क्या बढ़ेगा? I बढ़ेगा, I बढ़ेगा। तो हमने H को बढ़ाया तो I बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ा। अच्छा बढ़ रहा है, ठीक है, रुकेगा, बढ़ाते जा रहे हो जिंदगी भर, 10 साल तक बढ़ाते गए H, तो क्या ये 10 साल तक बढ़ता ही रहेगा क्या? नो सर, कुछ समय के बाद ना, क्यों? क्योंकि सारे जो डाइपोल्स थे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सब सीधे हो गए हैं, सब सीधे हो गए हैं, है ना? जब सब सीधे हो जाएंगे तो फिर और बढ़ा करके कोई फायदा नहीं है ना, वेस्ट ऑफ टाइम है फिर तो, वो बढ़ाए जा रहे हो फालतू में आप। ठीक है, तो फिर जब आप बढ़ाते जाएंगे, जितने सीधे होने थे सब सीधे हो गए। ध्यान करो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता था? डाइपोल्स डोमेन होते थे, वो सब सीधे हो जाएंगे। जब सारे सीधे हो गए तो फिर किस चीज का इंतजार है? आई तो फिर फिक्स हो गया ना, आई तो ना बढ़ेगा फिर, बोलो हाँ या ना?
समझे कि नहीं? यस सर। हाँ ठीक है, चलो तो मैं यानी कांस्टेंट हो जाएगा आगे जा करके, तो यानी कि कुछ पहले तो बढ़ता गया, फिर लगा यार अब फायदा नहीं है बढ़ने का, अब रुकना ही पड़ेगा, साफ सीधे हो गए। तो इसके बाद मैं कितना ही बढ़ाता जाऊं सीधा हो जाएगा ग्राफ, चलते ही जाएगा ऐसे। पर मैं यहाँ पे रुक गया, तो यानी ग्राफ ये ऐसे गया, तो ग्राफ पहले गया इस तरह से, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर लगा यार अब तो कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, सब सीधे हो गए, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गए हम, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे रुके हुए हैं, इस h की वैल्यू पे हम यहाँ रुके हुए हैं। अब मैं h को कम कर रहा हूं, अब आप h को कम करते जाओ, ठीक है, जस्ट फॉलो करते जाना जो मैं कह रहा हूं। आपने h को यहाँ तक बढ़ाया, सारे के सारे डायपोल सीधे हो गए और सैचुरेटेड हो गया यहाँ पे, अब और नहीं बढ़ सकता, फिक्स हो गया वैल्यू, अब ऐसे ही जाता जाएगा। अगर आप आगे जाएंगे, h को बढ़ाते जाएंगे ना अब आगे, और तो i ऐसे हो जाएगा, ग्राफ ऐसे चलता ही जाएगा। पर मैं यहीं पे रुक गया हूँ, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, h को कम कर रहा हूँ। h को मैं कम करूंगा, तो बताइए h को मैं कम करता गया करता गया करता गया, और h की वैल्यू 0 ले आया, तो i क्या हो जाएगा? ध्यान वो से भी कम सोचिएगा इस होकर बात। 0 हो जाएगा। क्या वो कम होकर के 0 हो जाएगा, या फिर कहेगा कि यार, या फिर ऐसा हो सकता है कि डायपोल्स, देखो डायपोल्स पहले इधर उधर बिखरे पड़े थे, है ना, डायपोल्स पहले बिखरे पड़े थे। जब आप h को कम कर देंगे, जब आप h को बढ़ा रहे होंगे, तो सारे के सारे डायपोल हो गए सीधे, एक लाइन में आ गए, ठीक है। जब आप h को कम करेंगे ना, तो उससे कोई फोर्स नहीं लगेगा डायपोल्स पे कोई फोर्स थोड़ी ना लग रहा है जब कम कर रहे हो। तो आप जब आपने बढ़ाया तो फोर्स लगा डायपोल पे, टॉर्क लगा, टॉर्क लगने से वो सीधे हो गए। पर जब आप h को कम करेंगे, तो अब कोई टॉर्क थोड़ा लग रहा है जो उनको सीधा करेगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अब जो डायपोल्स हैं वो सीधे ही रहेंगे, वो ज्यादा चेंज नहीं होगा उनमें, वो डायपोल सीधे ही पड़े हुए हैं, जैसा उनको छोड़ दो तो वैसे ही रह जाते हैं वो। समझने की कोशिश कर रहे हैं आप कि डायपोल्स पहले बिखरे पड़े थे, आपने उनको कर दिया सीधा। जब आप अपनी एज हटा लेंगे तो वो सारे के सारे बिखरेंगे थोड़ी ना, कि इधर उधर वापस बिखर जाएंगे। जब वो सीधे हो गए तो सीधे हो गए, क्योंकि उनको घुमाने के लिए वर्क करना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा दोबारा से घुमाने के लिए। दोबारा कौन घुमाएगा उनको टेढ़ा करने के लिए? जब वो सीधे सीधे पड़े हुए हैं तो सीधे पड़े रहेंगे, डायपोल्स हैं, आपने फोर्स लगवा कर उनको सीधा कर लिया, ठीक है। तो जब आप एच को कम करेंगे तो आपको क्या चीज दिखेगी? आपको आई 0 नहीं दिखेगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताइए? चलो समझ आ रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन से मेरे को अभी। सर एक बार और। ऐसा समझो, देखो जैसे असेंबली होती है ना, सुबह सुबह असेंबली होती है स्कूल्स में, तो सबसे पहले प्रेयर होती है। तो पीटी टीचर आता है, क्या करता है, सीटी हो जाता है, तो सब बच्चे लाइन में लग जाते हैं। हाँ ना बोलते जाइए, सबको फील आएगी थोड़ी सी। सब लोग लाइन में लग जाते हैं, सब लोग लग जाते हैं लाइन में। क्यों? डर होता है, क्योंकि भाई पीटी टीचर आ रहा है, क्योंकि पीटी टीचर का जब बहुत तेज मारता है, ये फेमस होती है बात, जो मारेगा पीटी टीचर सबसे तेज मारेगा, उस डर में सारे के सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो दे आर लाइक डायपोल्स, जो कि सीधे हो गए डर की वजह से। तो डर क्या है? टॉर्क, ठीक है। अच्छा, तो लाइन में खड़े हो गए सबके सब, ओके। पीटी टीचर चला गया थोड़ी देर के इधर उधर, बुला लिया, प्रिंसिपल ने बुला लिया उसको कि, और बोल के गया कि मैं अभी आ रहा हूँ, बच्चों लाइन में खड़े रहना आप। पीटी टीचर चला गया क्या मतलब? एच क्या हो गया? 0 हो गया। तो बताइए, क्या सारे के सारे बच्चे लाइन छोड़ के भाग जाएंगे क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि No, टीचर ने क्या कहा है, कि टीचर ने क्या कहा है कि मैं अभी आऊंगा, थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तो कुछ बच्चों को डर होगा, क्या पता हम लाइन छोड़ के जाएं, पिट जाएं। तो चुपचाप जो सीधे बच्चे हैं वो लाइन में रहेंगे, डिसिप्लिन वाले। एक आध जो होंगे वही इधर उधर भागेंगे, सारे तो नहीं भागेंगे, है ना? कुशाग्र सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा मैं? यस सर। हाँ, तो जब एच कम होगा तो आई पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, सारे के सारे बच्चे नहीं भाग जाएंगे। तो म्यूट कर लो, अब सुनते जाइए। हाँ देखिए, चलो म्यूट तो हल्ला उल्ला हो गया पूरा यहाँ तो। हाँ ठीक है, तो देखिए, तो जब भी ऐसे हुआ, ठीक है, यहाँ पे पहुंचा मैं, अब एच को कर रहा हूँ कम, यानी कि उल्टा जा रहा हूँ मैं साइकिल में। तो हाँ, मेरे को कुछ ना कुछ, जब एच 0 हो जाएगा ना, जब पीटी टीचर जा चुका है, जब पीटी टीचर जा चुका है, तो कुछ ना कुछ आई तो होगा। जो कुछ शैतान होंगे वो बिखर चुके होंगे, पर कुछ ना कुछ तो अभी भी लाइन में होंगे।
तो ये वो लाइन है। समझ में आ गई बात? तो डायपोल्स अभी भी थोड़े बहुत सीधे होंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उनको सीधा करवा के गया था। मैग्नेटिक फील्ड ने ही तो डायपोल्स को सीधा किया था। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा तो थोड़े बहुत ही इधर उधर बिखरेंगे। वो थोड़े बहुत भी इधर उधर क्यों बिखर रहे हैं फेरोमैग्नेटिज्म में? क्यों बिखर रहे हैं? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। बिकॉज टेम्परेचर से क्या होता है? वाइब्रेशंस आती हैं। टेम्परेचर तो हमेशा होता ही है। तो जब आपका H चला जाता है, जब H 0 हो जाता है, तो इस वक्त I क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है? वो थोड़े बहुत हिलते रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है। यहां पर आ गया। तो इसको क्या कहना चाहिए हमको? H हमने कर दिया 0, तो ये जो पार्ट O है और ये है पार्ट A, तो OA को मैं क्या कहूंगा? OA को क्या कहना चाहिए मेरे को? क्या बच गया? ये रिटेंटिविटी। इसको क्या कहते हैं हम लोग? रिटेंटिविटी। क्योंकि कुछ रिटेन रह गई है ना मैग्नेटिक फील्ड। रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब ये है कि कुछ मैग्नेटिक मोमेंट रिटेन्ड है। अगर आई रिटेन्ड है तो बी इंड्यूस भी रिटेन हो जाएगा। बिकॉज आई अगर है तो आप बी इंड्यूस निकाल सकते हो ना म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके। यस सर, हम निकाल सकते हैं। बी जो रिटेन हो गया है एक्सटर्नल फील्ड के जाने के बाद भी वो है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से ना मैग्नेट बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा घर पे आप मैग्नेट लेकर के आते हो, वो आयरन का मैग्नेट होता है। आयरन का ही तो मैग्नेट होता है। तो वो इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। एक बार उसमें चालू कर देते हैं फील्ड, जब हम छोड़ते हैं तो वापस से वो कुछ ना कुछ रेजिड्यू रह जाती है उसके अंदर। ये आई रह जाता है जिसको आप मार्केट से खरीद के लाते हो। इसी की वजह से ही मैग्नेटिज्म आता है। जो आपके लोहे का जो भी चीज होता है वो मैग्नेट बन जाता है ना। फेरो मैग्नेट भी क्या था? एक लोहे का चीज था। तो लोहे की चीज में देखो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है और H नहीं है, H 0 है। यानी कि फिर भी उसके पास I है H 0 होने के बाद भी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये इसलिए हुआ क्योंकि पहले आपने उसको H में से गुजारा था, फिर आपने H को हटा दिया। ऐसा करने से उसके पास कुछ ना कुछ मौजूद हो गए डाइपोल्स पहले से। अब आप इसको घर लेकर आएंगे तो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, क्योंकि यही तो मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, बी इंड्यूस। ठीक है, तो बी नेट कितना हो जाएगा? बी इंड्यूस के बराबर हो जाएगा, और बी एक्सटर्नल तो 0 हो चुका है। तो आप इसके साथ यू कैन प्ले विद दिस पार्ट। तो यही होता है हमारा मैग्नेट रिटेंटिविटी, इसी को हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने सोचा अब मैं H को नेगेटिव ले जाता हूं। H को नेगेटिव का मतलब समझ रहे हैं? आप उल्टी डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं, यानी उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। अभी तो आप ऐसे लगाते थे मैग्नेटिक फील्ड, अब आप मैग्नेटिक फील्ड को उल्टा लगा रहे हैं। तो क्या होगा उससे? उल्टा लगाने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? मतलब कोई बच्चा भड़का रहा है उन स्टूडेंट्स को, अरे सर नहीं आ रहे, सर चले गए, सर घर चले गए, अब नहीं आएंगे प्रिंसिपल ऑफिस से। उन सर ने मेरे को बोला है कि सर नहीं आएंगे, क्लास खेल सकती है। तो इसका मतलब क्या है? वो जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है? एक बता रहा है कि आप देखो, इसके टर्म्स में समझते हैं। वहां पे जाऊंगा तो ज्यादा फनी हो जाएगा, फिर यहां समझते हैं। जब आप H को उल्टा करेंगे, नेगेटिव एक्सेस में जाएंगे। नेगेटिव एक्सेस में जाने का मतलब क्या है कि बी एक्सटर्नल आपका क्या हो रहा है? अब आप उल्टे तरफ से दे रहे हैं। पहले आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसा देते थे, इस तरह से देते थे मैग्नेटिक फील्ड, ये सब्सटेंस होता था। जस्ट अ सेकंड, ये सब्सटेंस होता था और आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे देते थे। अब आप क्या कर रहे हैं? ऐसा दे रहे हैं। तो ऐसा दे रहे हैं तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? जो ये डायपोल्स है इधर पहले ऐसे अलाइन करते थे, बाद में कैसे अलाइन करेंगे? वो अब बनाता हूं, रुको। बाद में ऐसा होगा कुछ, पहले ऐसे करते थे, बाद में ऐसे करेंगे। तो ये H इधर था, ये क्या है? ये नेगेटिव ऑफ H है। नेगेटिव ऑफ H मतलब रिवर्स कर दिया ना आपने डायरेक्शन। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? तो ये रिवर्स होने लग जाएंगे फिर। तो जब ये रिवर्स होंगे, पहले ऐसे थे, यहां से इसमें जंप करेगा, तो यहां से यहां जंप करेगा तो पहले 0 होगा कि नहीं होगा? पहले 0 होगा सबसे पहले। जस्ट अ सेकेंड, तो पहले होगा 0। तो विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? यहाँ बताओ कि चुपचाप ही बैठे हुए हो बस। समझ पा रहे हैं इस चीज को? आ रहा है समझ। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अब 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि आपने दूसरी डायरेक्शन में लगाया, दूसरी डायरेक्शन में लगाया। अब यहाँ पे जाकर के क्या हो रहा है? उल्टा डायरेक्शन में लगाया, तब जाके I 0 हो रहा है अब हमारा। अब जाके I 0 हुआ है। अब यानी कि इसके आगे मैं करंट बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? अब ये ऐसे वाले मैग्नेटाइज होने लग जाएंगे, उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने लग जाएगा।
इट विल मैग्नेटाइज इन रिवर्स डायरेक्शन नाउ। तो अगर H नेगेटिव है तो अब ये भी अब इसी डायरेक्शन में अलाइन होगा, फिर से सैचुरेशन आ जाएगा, एक तरह से बढ़ा फिर सैचुरेट आ गया, सैचुरेशन दोबारा से आ गई, है ना। तो ऐसे जा रहा था कर्व, ऐसे हो गया, यहाँ पे सैचुरेशन हो गई। अब क्या करें, हमने फिर से दोबारा से इसको बैक किया, तो फिर क्या होगा, फिर से यहाँ पे बच जाएगा आकर के, तो यहाँ पे सैचुरेट हो गया। अब जीरो कर रहे हो H को, अब आपने H को जीरो किया तो फिर से कुछ बच गया, पर अब वो नेगेटिव डायरेक्शन में बचा हुआ है, समझ रहे हैं, उल्टे डायरेक्शन में बचा हुआ है, दूसरी तरफ फेस कर रहा है। आपने फिर से बढ़ाया इसको, फिर से बढ़ाया, फिर से बढ़ाया, यहाँ पे जाके क्या होगा, अब यहाँ जाके क्या होगा, जीरो होगा ना। अब यहाँ जाके आई जीरो हुआ है, अब फिर से बढ़ाते जाओ, फिर क्या होगा, फिर वहीं आ जाएगा सैचुरेट, तो सेम वैल्यू पे जाके सैचुरेट होना है उसको, ये तो फिक्स वैल्यू है। तो दिस इज द कर्व, समझ में आया। ये पत्ता जो बना हुआ है, लीफ लेमिनार, ये क्या चीज है, समझ में आई कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये OB, ये OB क्या है, ये OA तो हमने देख लिया था, OB क्या चीज है, ये OB है कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी का मतलब होता है अकड़, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अकड़ कहते हैं, कि कितनी अकड़ है इसमें, कहते हैं ना। तो अकड़ को दूर किसने किया, H ने किया। तो H जीरो ना, तो I कुछ ना कुछ था, तो H क्या कह रहा है, अच्छा अब तो तुम मेरे बिना जीने लग गए, पहले बोलते थे मेरे बिना तुम जियोगे नहीं, अब मैं जीरो हो गया तो तुम जी रहे हो, बहुत अकड़ है तुम्हारे अंदर, अकड़ को दूर करते हैं। तो कैसे दूर किया उसने, H को उल्टा किया। देखो मैं तो क्या करता हूँ, तुम सबको मैं जीरो करके छोड़ूंगा, अब उल्टा फील्ड लगाया उसने, उल्टा फील्ड लगाया तो मतलब डायपोल्स को घुमाने लगा, वो घुमाते घुमाते यहाँ पे आके क्या हुआ, जीरो हो गया सारा, अब हो गया रैंडम, यहाँ पे आके क्या हो गया, सारा रैंडम हो चुका है, जीरो हो गया नेट मैग्नेटिक मोमेंट इधर। तो ये जो है OB लेंथ क्या बताती है, अकड़ बताती है कि कितनी ज्यादा अकड़ है, जितना ज्यादा ये लेंथ होगा, जितना ज्यादा ये लेंथ होगा, उसका मतलब क्या है, उतना ज्यादा H लगा उसको जीरो करने में, उसकी अकड़ को मिटाने में। तो OB की लेंथ क्या बताती है, अकड़ बताती है, यानी कोएर्सिविटी बताती है कि कितना आपने फोर्स लगाना पड़ा उसको वापस जीरो करने के लिए, ठीक है, तो कोएर्सिविटी कहते हैं। तो दिस इज कोएर्सिविटी, दिस इज रिटेंटिविटी। तो दिस इज IH कर्व, ध्यान रखें, इस पे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। कैसे पूछेगा सवाल, वो बोल देगा ये कर्व बना देगा ऐसे, OB की लेंथ दे देगा आपको और कहेगा बताओ B कितना था, तो B कैसे निकालोगे आप, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B एक्सटर्नल क्या होगा, म्यू नॉट इनटू, सुनिए यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा है, H तो ये है, H तो ये है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाया होगा हमने बाहर से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाया होगा, मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू मेक I इज इक्वल टू जीरो अगेन, तो क्या कहोगे आप बताओ, हाउ विल यू से, आप कहेंगे सर B बराबर होता है हमको आपने सर फॉर्मूला बताया था म्यू नॉट इनटू H, कर देंगे भाई, अगर H मालूम है तो म्यू नॉट कर से B मिल जाएगा ना हमको, कितना B लगाया उन्होंने बाहर से एक्सटर्नल वाला, ये लगाया होगा। अच्छा जी, ये बात ठीक है। यहाँ पे कैसा सवाल आ सकता है, यहाँ पे वो पूछ सकता है B इंड्यूस बताओ, B इंड्यूस लेफ्ट कितना रह गया, B इंड्यूस लेफ्ट when H बराबर जीरो, दैट इज B एक्सटर्नल क्या हो गया, जीरो हो गया, तो B इंड्यूस लेफ्ट कितना होगा, कितना रह गया है, क्या कहोगे बोलो, म्यू नॉट इनटू I। म्यू नॉट इनटू I, ये कहेंगे सर, सिंपल, ये लो बात खत्म, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर, तो कुछ और इसमें बातें लिखते हैं काम की। तो इसी ग्राफ को कहते हैं हिस्टेरिसिस कर्व, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कर्व।
इसका एरिया देखो, ये एरिया है इसका, इसके बारे में कुछ खास बातें। The first is area of hysteresis loop. Area of hysteresis loop क्या बताता है हमको? सबसे पहले हमको ये जानना है कि what is the area of this IH curve tells us. Area of hysteresis loop, that is IH curve. IH curve is proportional to proportional to the net energy absorbed per unit volume by the material in one cycle of magnetization and demagnetization. तो पहले हम उसको मैग्नेटाइज कर रहे होते हैं, फिर दोबारा से डीमैग्नेटाइज कर देते हैं। तो उस पूरी वन साइकिल में जो एरिया ऑफ लूप है वो क्या बताता है? इट इज प्रोपोर्शनल टू द नेट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ गई। अगला पॉइंट, ड्यूरिंग वन साइकिल। अगला पॉइंट है इसमें एरिया is less for soft iron and high for steel या हार्ड आयरन। ठीक है, तो एरिया जो होता है वो लेस होता है सॉफ्ट आयरन के लिए। सॉफ्ट है, एरिया कम है, यानी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता ये। ठीक है, लेस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो और जो ये वाली एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है ना, यहाँ पे ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो रही है, लेकिन ये फाइनली होगा क्या इस एनर्जी का? दिस विल डिसअपीयर। एनर्जी फाइनली गर्म हो जाता है ना, जब भी आप ऐसा करेंगे ना मैग्नेट गर्म हो जाएगा, मैग्नेट गर्म हो जाता है। दिस एनर्जी फाइनली अपीयर्स एज हीट। तो जब भी ये प्रोसेस आप करेंगे, जो ऊपर वाली प्रोसेस है, एनर्जी तो एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि आप घुमा रहे हो उसको यहाँ से वहाँ, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन बाद में एनर्जी रिलीज हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एरिया इज लेस फॉर सॉफ्ट आयरन एंड हाई फॉर स्टील, ये ध्यान रखना है हमको पॉइंट। एक और पॉइंट इसमें जो है, जो ग्राफ होता है ना वो भी मैं बता देता हूँ। ग्राफ स्टील का कैसा होगा और सॉफ्ट आयरन का कैसा होगा। सो लेट्स कम टू द ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है आई और एच का,
अगर ग्राफ में बनाऊं ना यहाँ पे तो ऐसा बनेगा, जस्ट हैव अ लुक। ये तो है जी स्टील का ग्राफ, अगर मैं क्या कह रहा हूँ ये स्टील का ग्राफ है, ये ग्राफ है स्टील का। जो दूसरा ग्राफ बनेगा इसमें वो आएगा हमारा, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें इसे, नाउ सेकेंड ग्राफ इज ऑफ सॉफ्ट आयरन, जो कि कैसा होगा, उसमें ऐसा बनता है, सैचुरेशन आ गई फटाक से, ऐसा ग्राफ है। तो ये है सॉफ्ट आयरन का। इस फिगर को देख करके आप समझ जाएंगे सारी प्रॉपर्टी। तो बताइए कोर्सिव ये जो रिटेंटिविटी किसकी ज्यादा है, कौन ज्यादा रिटेन रख पाता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का रिटेंटिविटी ज्यादा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो कोर्सिविटी किसकी ज्यादा है, कोर्सिविटी अकड़पन किसका ज्यादा है, अकड़पन स्टील का ज्यादा है, ठीक है, अकड़पन स्टील का ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा मैग्नेटाइज कौन हो जाता है, ज्यादा मैग्नेटाइज कौन हो जाता है, सॉफ्ट आयरन ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है, ज्यादा मैग्नेटाइज होता है। और कम वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मुझे H लिखना चाहिए, यहाँ पे H आएगा, कम वैल्यू ऑफ H के लिए ये अपनी फुल वैल्यू अटेन कर लेता है। सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट का मतलब नाजुक है, यानी फटाफट से इसके सारे डायपोल सीधे हो जाते हैं, ठीक है। कम वैल्यू ऑफ H पे ही अपना सैचुरेशन ले लेता है, और इसमें जो होता है डायपोल उसको ज्यादा जो ज्यादा आती है, और रिटेंटिविटी भी इसकी ज्यादा होती है, पर इसकी अकड़ ज्यादा नहीं होती है, मतलब फटाफट एकदम से कम करना चाहेंगे ना, जीरो करेंगे तो फटाफट से जीरो हो भी जाएगा। तो ये मतलब बहुत अच्छा है एक तरह से अपने आप में। सॉफ्ट आयरन कम कर लो ज्यादा कर लो। तो परमानेंट अगर मैग्नेट हमको रखना है तो कौन सा होना चाहिए, परमानेंट मैग्नेट अगर बनाना है तो किसका बनेगा, किसको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो हमें, आपको तो देंगे ना, परमानेंट बनाना है तो हम नहीं चाहते कि क्योंकि उसकी अकड़ इतनी ज्यादा है कि वही खत्म नहीं होगी आपसे, क्योंकि कोई भी मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी कब खत्म करता है, आई खत्म होता है। मैग्नेट लूजेस इट्स प्रॉपर्टी इफ यू बाय फ्रॉम द मार्केट, इट विल लूज इट्स प्रॉपर्टी व्हेन इट आई इज ज्यादा होगी, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बात छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे इसको हम, और 15 मिनट में खत्म हो जाएगा और हम आ जाएंगे EMI पर, ठीक है। तो मैं इससे रिलेटेड कुछ सवाल आपको दे दूंगा आज, पैसे ही हैं, फिर आप उनको देख लीजिएगा, सॉल्व्ड है वो, आई विल गिव इट टू यू। तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आप सवाल करना शुरू कर सकते हैं अपनी बुक से।